नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। क्या कहने साहब, देखो दोस्तों, आज है दिन शनिवार और शनिवार को साहब वीडियो होता है कुछ खास। यानी कि दोस्तों आज आपके कमेंट्स क्वेश्चंस के आंसर देने की करता हूं मैं कोशिश दिन शनिवार को। कल मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें आप लोगों का साहब बड़ा मान सम्मान और मुझे प्यार मिला। क्या कहने साहब, बड़े लाइक मिले, कुछ कमेंट्स भी मिले। तो उन कमेंट्स का दोस्तों मुझे आंसर देना ही था। बहुत सारे कमेंट्स आए, क्योंकि देखो जो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है वो यही है कि आपके अंदर जो निगेटिविटी आ चुकी है ना, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, चिंता है आपको, जॉब को लेकर चिंताएं हैं। और स्वाभाविक है वो चिंताएं, मेरे ख्याल से आप बिल्कुल जायज़ बैठती हैं कि नौकरी का सवाल है भाई। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सरकार के पीछे इसके पीछे एक रणनीति थी और उसी रणनीति के तहत सरकार ने इस पे सारा काम किया। सारा जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, सरकार का मकसद समझ में आ जाएगा, सरकार की रणनीति समझ में आ जाएगी। एक बैंक साहब कैसे फर्श से अर्श तक पहुंच गया। एक बैंक, यही मंशा थी सरकार की साहब, यही रणनीति थी कि किसी तरह बैंकों को बचाया जाए, किसी तरह बैंकों में जो सरकार बार बार पैसे डाल रही थी वो डालने ना पड़े, पीसीए से इनको बाहर निकाला जाए। हर जगह पैसे की रिक्वायरमेंट थी, ये पैसा पब्लिक के पास पड़ा हुआ था जो एनपीए के द्वारा बैंकों में आना था। लेकिन साहब कोरोना काल की वजह से, मोरेटोरियम की वजह से बैंकों में नहीं आ पाया। पैसा कहीं ना कहीं से आना था बैंकों में दोस्तों, पैसा कहीं ना कहीं से आना था। अब सरकार को लगा ये पैसा बैंकों में किस तरह आएगा, किस तरह इस बैंकों की जान बचेगी और साहब बैंक अच्छी स्थिति में पहुंचेंगे। तो ये वीडियो दोस्तों शुरू से आखिरी तक आप देखना, आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो लगेगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने मेरे ख्याल से वीडियो में बताने की कोशिश की है और मेरी यही कोशिश रहती है हर वीडियो में कि आपकी निगेटिविटी, आपकी चिंता को थोड़ा सा कम कर सकूं। सुकून मिलता है साहब, आपके इतने कमेंट्स आते हैं, अच्छे कमेंट्स आते हैं कि सर थैंक्स, तो उससे मुझे थोड़ी सी अच्छा लगता है और एक एनर्जी मिलती है। देखो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं और बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल होते हैं जो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं करा पाते। मर्जर तो कोई भी नहीं कह रहा था, बस यही कह रहे थे कि ये बैंक प्राइवेट हो जाएगा, ये वाला बैंक प्राइवेट हो जाएगा। और सरकार भी साहब उन चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से आपके सामने पेश कर रही थी, न्यूज़ के माध्यम से, सूत्रों के हवाले से। तो आज का वीडियो बनाने का मकसद यही है दोस्तों, जो आपके अंदर निगेटिविटी, चिंता है उसको थोड़ा सा कम किया जाए। सरकार के मकसद को समझेंगे, कि सरकार की पूरी रणनीति को जानने की कोशिश करेंगे। जो घटनाक्रम 1 फरवरी से अब तक चल रहा है उसमें साहब किस बैंक को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। बैंकों को तो दोस्तों सभी को प्रॉफिट हुआ, सभी को साहब अच्छा खासा गेन हुआ, सभी की मार्केट कैप बढ़ी। लेकिन कुछ बैंक साहब दूसरे नंबर पे आ गए। कर रहा हूं मैं आईओबी की बात, इंडियन ओवरसीज बैंक। क्या कहने साहब, आज की डेट में बगल में ग्राफ देखिए, एसबीआई के बाद 51,000 की साहब मार्केट कैप के साथ दूसरे नंबर पर है। दूसरे पंजाब नेशनल बैंक साहब तीसरे नंबर पे आ चुका है। कैनरा बैंक और साहब बैंक ऑफ बड़ौदा तो बहुत दूर है, 5वें 6ठे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे ये आईओबी आ चुका है। और ये कैसे संभव हुआ, जानते हैं इसके पीछे पूरी कहानी। वही कहानी तो मुझे आपको है सुनानी, वही दोस्तों कहानी मुझे आपको है सुनानी। पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, पूरी चीज को जानेंगे। वीडियो बस शुरू से आखिरी तक देखना। बस ये थोड़ा सा जल्दी बाजी करके वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास समय है पूरा देखिए, आराम से देखिए, विस्तृत रूप से आपको समझ में आएगा। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होती हुई चली जाएंगी। जल्दीबाजी का कोई समय नहीं है यहाँ, क्योंकि अगर आप इसको जल्दीबाजी करके देखेंगे तो क्या अब तक कोई पॉइंट मिस हो जाए, फिर आप मुझे कमेंट्स करोगे सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, फिर निगेटिविटी की भावना आपके अंदर उत्पन्न हो जाए। और यही निगेटिविटी और यही चिंता करने का मतलब, आपका जो डर है उसे कम करने का साहब मेरा हमेशा उद्देश्य रहा है। इस एमकेएमएफएस का हमेशा उद्देश्य रहा है कि कोई गलत चीज इन वीडियो के माध्यम से आप तक ना पहुंचे। हर पॉजिटिव न्यूज आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मर्जर होगा ये बार बार मैं चिल्लाता रहा। तो चलिए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, कहानी जानते हैं साहब। एक आईओबी बैंक
जो आप जानते ही हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक, इसकी कहानी के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह सरकार ने साहब बैंकों की आर्थिक स्थिति को सुधारा है साहब, बिल्कुल सुधारा है, बिल्कुल सुधर गए हैं ये बैंक पीसीए से बाहर भी निकलेंगे और निकल भी गए हैं, और साहब ये प्राइवेटाइजेशन से की दौड़ से भी बाहर होंगे। जैसा कल के वीडियो में आपको मैंने एक न्यूज़ दी थी कि अब इन बैंकों का निजीकरण संभव नहीं है, क्योंकि अब ये अच्छी खासी मार्केट कैप के साहब मेरे ख्याल से बैंक हो चुके हैं, अच्छी खासी मार्केट। सरकार की मंशा यही थी। और ये कहानी की शुरुआत दोस्तों शुरू होती है 1 फरवरी से। 1 फरवरी से साहब इस कहानी की शुरुआत होती है। जानते हैं उस समय बजट भाषण में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने 2 बैंकों को कहा था कि 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करेंगे, एक इंश्योरेंस कंपनी को भी हम निजीकरण कर सकते हैं, एक इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण कर सकते हैं। ये शायद आपको वर्ड याद होंगे। पूरा खेल, पूरी रणनीति दोस्तों इसी के पीछे है। और ये मेरे ख्याल से ये 2 बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं, बहुत सारे पीसीयू के पीछे है। जैसे जैसे न्यूज आ रही हैं वैसे वैसे उनके शेयर्स आप आसमान छूते हुए देखोगे। बीएचईएल, कंटेनर कॉर्प, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सब शेयर देखिए कहां धूम मचाए हुए हैं। एक समय में साहब बीएचईएल कहां था और आज कहां है। चलिए वो एक अलग मैटर होगा, हमें बात करनी है अपने आईओबी की। इंडियन ओवरसीज बैंक, कहानी शुरू होती है 1 फरवरी को, जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बजट भाषण में इन 2 बैंकों के 2 बैंकों का निजीकरण करने की करती है बात। तो वहीं से शुरुआत हो जाती है इन बैंकों के कायाकल्प की। कैसे? देखिए, मैं एक चार्ट बगल में दोस्तों आपके लिए लगा रहा हूं, ये इंडियन ओवरसीज बैंक का चार्ट है। क्या कहने साहब, ये देखो दोस्तों, पूरा 5 महीने का चार्ट है, 1 फरवरी से लेकर जून तक। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने का ये इंडियन ओवरसीज बैंक का चार्ट है। 1 मार्च को इस इंडियन ओवरसीज बैंक की मार्केट कैप थी 22,000 करोड़। कितनी? 22,000 करोड़। बगल में ग्राफ, सारी चीजें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आती रहेंगी। जब हमारी निर्मला सीतारमण जी बजट भाषण में 2 बैंकों के नामों की करती हैं जिक्र, इन सब 12 बैंकों में तेजी आना शुरू हो जाता है। पता नहीं कौन से 2 बैंक होंगे, पता नहीं कौन से 2 बैंक होंगे साहब। 15 दिन तक यही चीज चली। 12 बैंकों में लगातार खरीदारी बनती रही, शेयर मार्केट के इनके प्राइस बढ़ते रहे। उसके बाद नीति आयोग का एक स्टेटमेंट आ जाता है कि साहब जिन बैंकों में मर्जर चल रहा है उन बैंकों का निजीकरण नहीं करेंगे, 6 बैंकों में निजीकरण हो सकता है। आपको याद है, सारी वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत कुछ आपको समझाया है। तो कुछ बैंक अलग हो गए, 6 बैंक अलग हो गए, 6 बैंक अलग हो गए। ये 6 बैंक वो थे जिन पे निजीकरण की तलवार लटक चुकी थी। इसमें एक आईओबी भी था 1 फरवरी को, जिसकी मार्केट कैप साहब 22,000 करोड़ के आसपास थी। ये न्यूज आती गई और इसकी मार्केट कैप में इजाफा होता गया। 31 मार्च, 1 फरवरी को साहब इसकी मार्केट कैप मेरे ख्याल से 22,000 करोड़ थी, और साहब 1 मार्च को इसकी मार्केट कैप बढ़ के हो गई साहब 31,000। 9,000 करोड़ का जंप। कमाल है साहब, मेरे ख्याल से। हाँ, 22,000 करोड़ से 31,000, 9,000 करोड़ का जंप 1 फरवरी से 31 मार्च तक। किसका कमाल? ये न्यूज, निजीकरण। क्यों? क्योंकि दोस्तों सरकार को दिख रहा था कि भाई इसमें ऐसे काम नहीं चलेगा, हम कब तक पैसा डालेंगे? जो आज हम बैंकों में पैसा डाल रहे हैं ये देश के विकास में काम आ सकता है, देश की शिक्षा नीति को सुधारा जा सकता है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है, ये पैसा बचाया जाए। आने वाले समय में कोरोना काल भी है, क्योंकि कोरोना काल आ चुका था, उसमें भी साहब वैक्सीनेशन के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। अगर बैंकों में डालते रहे तो कैसे वैक्सीनेशन होगा फ्री में? समझ गए ना? समझो, इस चीजों को जानने की कोशिश करो। ये पैसा बैंकों में जो जा रहा था, सरकार इस पैसे को कहीं और यूटिलाइज करना चाहती थी। सरकार ने देखा मोरेटोरियम है, कोरोना काल है, पैसा कहां से आएगा? कुछ ना कुछ तो बड़ा करना था। और यही दोस्तों बजट भाषण में बड़ा हुआ।
कहानी, जो विस्फोटक खबरें होती हैं ना, वो कोई एक प्लेटफॉर्म ढूंढती हैं। और बजट जो भाषण होता है ना, ये सब बड़ा दम रखता है। नॉर्मली से अगर कोई कहीं से कोई न्यूज़ आती तो शायद इतना विश्वास नहीं होता कि इन बैंकों का निजीकरण होगा, लेकिन साहब बजट भाषण में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये कहना तो एक खलबली उत्पन्न कर देता है लोगों के बीच में। जिज्ञासा, खरीद लो भाई, क्या पता हमारा बैंक भी निजीकरण में दौड़ में शामिल हो जाए और साहब हम भी माला माल हो जाए। दबा के खरीदारी शुरू हुई। आगे सब चीज बताऊंगा, सब बिल्कुल लास्ट तक। मैंने कहा ना, वीडियो लास्ट तक देखना, आपको बिल्कुल सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। जिसकी मार्केट कैप 1 फरवरी को 22,000 करोड़ थी, वो बढ़कर हो चुकी थी 1 मार्च को 31,000 करोड़। इन्हीं न्यूज पे कि ये बैंक प्राइवेट होगा, ये बैंक प्राइवेट होगा। आईओबी उसमें एक था। 22,000 करोड़ पे ये बैंक खड़ा हुआ था। न्यूज आई निजीकरण की, जिसकी भी मार्केट कैप बढ़नी शुरू हो गई। पब्लिक ने इसके भी शेयर्स खरीदने शुरू हो गए। हम पे ये शेयर्स पड़ा हुआ था मेरे ख्याल से 10-12 रुपए पे। हमने इसी सोच में लिया था कि भाई बहुत सस्ता है, क्यों ना प्रमोटर के साथ इसमें एंट्री ले ली जाए। जब 96% की प्रमोटर की होल्डिंग थी, तब दोस्तों हमने इसे 10-11 रुपए में खरीद लिया था। अच्छी खासी क्वांटिटी एमकेएमएफएस वालों ने खरीद ली थी। मैंने कहा कभी ना कभी ये बैंक जरूर सुधरेंगे, क्योंकि बैंक अपने देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, बैकबोन होते हैं। इतनी जल्दी सरकार हार नहीं मानेगी, इसको निकालने की जरूर कोशिश करेगी। कुछ ना कुछ मंथन जरूर चलेगा साहब सरकार में। जैसे यस बैंक को बचाया है, वैसी साहब इन बैंकों की भी दशा और दिशा सुधरेगी। और इसी कारणवश दोस्तों हमने इन बैंकों के शेयर्स खरीद लिए। न्यूज निजीकरण की आती है, स्टॉक के प्राइस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, हमारा अपना काम हो जाता है, हम भी अच्छे खासे रेट पे बेच देते हैं उसे। फिर दोबारा री एंट्री और दोबारा सेल, इस तरह हमारा काम चलता रहता है। जब भी कोई न्यूज़ आती है हम इसको बाय कर लेते हैं, और फिर साहब ये जब ऊपर चला जाता है जो भी, हम इसको बेच देते हैं। ये 28 तक चला, यानी कि जब तक रेट हो गया 28। और बहुत सारे लोग जानते हैं मुझे, जो मेरे साथ इस आईओबी में काम कर चुके हैं, आईओबी के स्टॉक प्राइस में। तो दोस्तों वो एक अलग मैटर है, वो मैं हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ कि वो एक कमाई का जरिया है हम लोगों का। हम लोग प्लानिंग को समझते हैं कि इस ऐसा सरकार ने क्यों किया, इसको समझ के हम कहां से पैसा बना सकते हैं, यही प्लानिंग तो समझी। तो एक बजट भाषण में ब्लास्ट करने की आवश्यकता थी। जब ये ब्लास्ट हुआ प्राइवेटाइजेशन निजीकरण को, पब्लिक को लगा अरे ये मौका छूट ना जाए, खरीद लो। उधर सरकार न्यूज पे न्यूज आ रही थी, कभी 4 बैंक शॉर्टलिस्टेड होते थे, कभी 3 बैंक शॉर्टलिस्टेड होते थे, कभी नीति आयोग का कुछ स्टेटमेंट आता था, कभी साहब आरबीआई का कुछ स्टेटमेंट आता था। इन्हीं साहब न्यूज के दौर में ये आईओबी 1 मार्च को जिसकी मार्केट कैप 31,000 करोड़ थी, वो साहब 1 जून को बढ़ के हो गई 40,000 करोड़ खरीदारी। बगल में ग्राफ, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। यानी कि देखिए किस प्रकार इनकी मार्केट कैप बढ़नी शुरू हो गई। और ये क्यों हुआ ये भी मैं बताऊंगा आपको। बढ़ती गई, न्यूज आती रही, इनकी मार्केट कैप बढ़ती गई, प्रमोटर पे से माल निकलता गया और पब्लिक के पास साहब इकट्ठा होता गया। एनपीए के रूप में जो पैसा नहीं आ पाया, अब शेयर मार्केट के रूप में पैसा आना शुरू हो गया। किसी को कोई तकलीफ नहीं। सरकार चाहती तो स्ट्रिक्ट रूल पालन करती, भैया पैसे लाओ, जो हमने बैंकों ने आपको पैसे दिए हैं पैसे लाओ। लेकिन मोरेटोरियम, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा था भैया किसी को छेड़ना नहीं है अभी। लोग बाकी सही बात है, उस समय साहब दिक्कत परेशानी सबके साथ थी, नौकरियां सबकी चली गई थी। उस समय दोस्तों मदद करने की आवश्यकता थी, गवर्नमेंट ने उसी प्रकार किया। गवर्नमेंट सोचो सर अब पब्लिक को छेड़ना बेकार है, एनपीए की बात करनी अभी बेकार है, लेकिन पैसा भी तो लाना है बैंकों में, कैसे लाया जाए। तो यही एक मास्टर स्ट्रोक था मेरे भाई, यही मास्टर स्ट्रोक था। शुरू की वीडियो बैंक प्राइवेटाइजेशन पे जो मैंने लिखा है ना, सरकार का मास्टर स्ट्रोक, यही मास्टर स्ट्रोक था। और आज मुझे बताने की, मैं इन चीज़ों को बताना भी नहीं चाह रहा था दोस्तों, लेकिन क्या करूं, अब न्यूज़ लीक होनी शुरू हो गई है। नहीं तो अगर मैं ये चीज़ पहले बता देता तो ये होता कि आप यहाँ से गवर्नमेंट के प्लान को लीक कर रहे हो। ऐसी मेरी कोई मकसद नहीं है, कोई मंशा नहीं है। अब जब सबके सामने ये चीज़ें आ चुकी हैं, तब मैंने भी अपनी किताब खोलनी शुरू कर दी है। और अब ये कहानी कुछ दिन और चलेगी, क्योंकि अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक रहते हैं साहब, उनकी आर्थिक स्थिति अभी भी थोड़ी सी खराब है, सुधरेगी, उनकी भी सुधरेगी।
जरूर सुधरेगी, डेफिनेट सुधरेगी। जब इन बैंकों की सुधर गई, अब उनकी सुधरेगी, अब उनका नंबर आएगा। तो जून में साहब इसकी मार्केट कैप आईओबी बढ़ के हो जाती है 40,000 करोड़ रुपए, और ये न्यूज का दौर आना जाना शुरू हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आती है, आईओबी और सीबीआई को साहब पक्की मोहर लग गई है, यही प्राइवेट होंगे, यही प्राइवेट होंगे। इस कारण इसका शेयर प्राइस बढ़कर हो जाता है 28, और साहब इसकी मार्केट कैप हो जाती है 51,000 करोड़ रुपए। मेरे भाई क्या कहने साहब, 51,000 करोड़। बैंक आ जाता है दूसरे नंबर पे, एसबीआई के बाद दूसरे नंबर पे, जिसको साहब कोई खरीदार नहीं मिलता था 10-11 रुपए पे। 5-6 महीने पे आपसे अगर कहते आईओबी के शेयर ले लो, आप खरीदने को तैयार ही नहीं होते। आप मेरी बात भी नहीं मानते, आप कहते यार कैसी बात कर रहा है, इतने एनपीए बढ़े हुए, इतना ग्रोस एनपीए बढ़ा हुआ है, कोरोना काल सर पे, क्यों खरीद लें आईओबी, हम तो अच्छे अच्छे शेयर खरीदेंगे, रिलायंस खरीदेंगे। खरीदो यार, रिलायंस भी अच्छा शेयर है, लेकिन कुछ पैसा इसमें लगाते तो आज आपके वारे न्यारे हो गए होते। खरीदारी के प्रति ऐसा रुझान हुआ, ऐसा मेरे ख्याल से सरकार ने ऐसी रणनीति चली दोस्तों कि क्या कहने साहब। जो बैंक शुरू में आपके सामने बेकार लग रहा था, जिसका कोई खरीदार ही नहीं था, जब पब्लिक ही नहीं खरीदी तो एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट उसको कैसे खरीदता। आप ये सोचिए, जब एक आम पब्लिक, मेरे जैसा आदमी, आपके जैसा आदमी आईओबी को 10-12 रुपए पे नहीं खरीद रहा था, तो एक बड़ा मैनेजमेंट उसमें कैसे पैसे लगाता। सुधारनी थी इनकी दशा, सुधारनी थी इनकी दिशा, आर्थिक स्थिति में इनको मजबूत करना था। सरकार की प्लानिंग बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी, और इसी पे सरकार ने काम करा। एनपीए के रूप में पैसा ना आके शेयर मार्केट के रूप में पैसा आया, और इन्होंने क्या धूम मचाई साहब, क्या धूम मचाई, क्या धमाल मचाया। जो बैंक 12 रुपए पे था वो आज 28 रुपए पे है। कभी भी कोई भी न्यूज आती है भाग जाता है ऊपर, फिर थोड़ा सा गिरावट। इसी दौर में साहब ये बैंक आज देश का मेरे ख्याल से दूसरा बैंक बन गया है, सबसे टॉप का सरकारी बैंकों में। देखिए मार्केट कैप बगल में मैंने जो शुरू में ग्राफ लगाया था, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो 22,000 करोड़ का मार्केट कैप वाला आईओबी आज सेकंड लार्जेस्ट बैंक बन गया है इंडिया का, जिसको सब यही कहते थे प्राइवेट होगा, ये बेकार बैंक है, ये है वो है। सरकार ने ऐसा प्लानिंग चली, ऐसी रणनीति घुमाई, क्या कहने साहब, और बैंक साहब दूसरे नंबर पे आ गया। अब आगे क्या होगा? आगे साहब वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। जिस तरह इन 4 बैंकों को, आईओबी, सेंट्रल, मेरे ख्याल से बीओआई, यूको बैंक, मेरे ख्याल से हर बैंक, जब हर बैंक की देखो न्यूज आती थी तब हर बैंक के शेयर प्राइस बढ़ते थे। अब 4 बैंकों को सरकार ने बिल्कुल शॉर्ट लिस्टेड कर दिया। 4 बैंकों पे मर्जर की चल रही है कार्रवाई। जैसी कल की वीडियो में मैंने बताया है, उसमें 2 बैंक दोस्तों रह जाते हैं, एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक। इनकी वित्तीय स्थिति के हालात को देखते हुए इनको मर्जर की लिस्ट में सम्मिलित नहीं किया गया है, इसलिए शायद बाद में जब इनकी स्थिति सुधर जाए इसी प्रक्रिया के द्वारा, जैसे ये आईओबी सुधरा है, इसी तरह साहब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और मेरे ख्याल से पंजाब एंड सिंध बैंक सुधरेगा, तब जाके ये भी साहब मर्जर की दौड़ में सम्मिलित हो जाएंगे। अब जो न्यूज आएंगी, मैंने बताया ना, हर बार बताता हूं, वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और साहब पंजाब एंड सिंध बैंक को लेकर आएंगी। मेरा जहां तक अनुमान है, आपके व्यूज चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप जो मैं कह रहा हूं वही चीज हो जाए। लेकिन दोस्तों कुछ एक्सपीरियंस हम लोगों को होता है कि फाइनेंशियल एडवाइजर चीज ऐसी होती है कि इसको दूर की सोचनी पड़ती है, दूर की सोच, तभी तो आपको हम बता सकते हैं। ब्राइटकॉम 8 रुपए पे दिलाया था, आज 24-25 रुपए में। कोई शेयर्स हम शुरू में क्यों पकड़ते हैं? फ्यूचर, भविष्य देखो मेरे भाई, यहां भविष्य देखो, भविष्य में क्या हो सकता है। आईओबी जैसा शेयर क्या डूब सकता था? बैंक डूबना एक, आप बैंक को, अगर आप बैंक का, देश में बैंक का डूबना दोस्तों बड़ी एक चिंताजनक बात हो जाती है। रेटिंग एजेंसियां इतना प्रेशर डाल देती, कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात आप दूर की करें, कोई 1 रुपया लगाने को तैयार नहीं होता। IFI जो पैसा लगा रहे हैं ना, वो इसी चीज पे पैसा लगा रहे हैं कि सरकार कुछ ना कुछ कर रही है, और ये चीज आपको दिख रही है। कैसे संभव हुआ ये चीज कैसे संभव हुई? 96% की इस समय दोस्तों 1 फरवरी से, यानी कि आप ये मानिए कि 1 फरवरी को बजट भाषण से पहले सरकार की हिस्सेदारी आईओबी में 96% थी।
पब्लिक की साहब 2.48% थी। FIDIs की तो कोई मेरे ख्याल से बात ही करना 1 के आसपास थी, मेरे ख्याल 0.07 थी। अभी तो मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, बगल में शेयर होल्डिंग पैटर्न लगाने की कोशिश करूंगा। DIs की भी थोड़ी बहुत थी मेरे ख्याल से, देख लेते अगर लिखा हुआ हो तो 1.59 के आसपास यहाँ मुझे शो कर रहा है लिखा हुआ साहब कि DIs की होल्डिंग थी और FII की 0.07 थी। FII ने माल घटाया, पब्लिक ने बढ़ाया, और ये जो घटा बढ़त हो रही है साहब, इसी में सारा खेल छुपा हुआ है। और अभी तो कुछ माल बिका ही नहीं है। 96% से 2.48 पे पब्लिक पे साहब मार्च, मेरे ख्याल से मार्च के महीने पे या मेरे ख्याल से फरवरी से पहले आप मान के चलिए, यानी कुल इसको ऐसे समझिए कि प्रमोटर की होल्डिंग फरवरी में 96% थी, पब्लिक के पास 2.48% का माल था। अब ये हो गया है बढ़ के 2.50। पब्लिक ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और साहब प्रमोटर ने घटाई है। और कितनी? मात्र 50, मात्र 0.50। अभी तो माल कुछ बिका ही नहीं है। अगर 1 लाख मेरे ख्याल से इनके शेयर्स में काम हुआ होगा, एक राउंड फिगर 50,000 में हेरफेर हुआ होगा, चलिए मान देंगे 50,000 शेयर हम जैसे लोगों ने लिए और बेच दिए 50,000 तो अब भी डिलीवरी के लिए खड़े होंगे, जो ये सोच के लिए हुए हैं साहब ये स्टॉक 50 रुपए जाएगा। ऐसे बहुत सारे होते हैं, क्लाइंट मेरे पास भी आते हैं। तो डिलीवरी उठ रही है, माल उठ रहा है, पैसा आ रहा है, और ये पैसा सामने आपको दिखाई भी दे रहा है। इनकी दशा दिशा देखिए साहब, ये बैंक PCA से ऐसे ही बाहर नहीं निकल गए। जो RBI PCA होता है ना, PCA मैंने आपको बता रखा है, ये ऐसे ही नहीं बाहर निकल गए, पैसे की आवश्यकता होती है, आर्थिक स्थिति सुधारनी पड़ती है, बैलेंस शीट को मजबूत करना पड़ता है, पैसा डालना पड़ता है PCA से बाहर निकालने के लिए। RBI ने कई बार करा है। पैसा कहां से आए? पैसा यहां से आएगा, आ रहा है। आज IOB साहब जो फर्श से अर्श तक पहुंचा है, नीचे से जमीन से आसमान तक, तो ऐसी ही हर बैंक पहुंचेगा। यही सरकार की मंशा है और यही सरकार की रणनीति है दोस्तों। और ज्यादा मैं कुछ इसमें बता नहीं सकता। जैसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, आपको सारी चीजें क्लियर होती हुई चली जाएंगी। अब जो न्यूज आएंगी वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक को लेकर आएंगी। इसीलिए पंजाब एंड सिंध बैंक के शेयर्स हमने पहले से ही खरीद रखे हैं। जैसे IOB के 10 रुपए में खरीदा था, पंजाब एंड सिंध बैंक को हमने 20 रुपए के आसपास खरीदा हुआ है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मैंने कुछ शेयर्स बाय करवाए हैं अपने क्लाइंट को, सिर्फ इसी कारणवश। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी कुछ बताने में, आपको मेरे ख्याल से समझाने में मददगार साबित होगा। और अभी भी कोई दिक्कत परेशानी हो, अभी भी आपके अंदर इतनी निगेटिविटी हो, जो एक पॉजिटिव की किरण आपके अंदर नहीं आने दे रही हो, तो साहब व्हाट्सएप पे जुड़िए। वॉइस मैसेज के द्वारा समझाऊंगा, कॉल के द्वारा समझाऊंगा। जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेगी, यही हो जाएगा। कहाँ हो गया यार, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। सर हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनियों का नाम, इंश्योरेंस कंपनियों को फाइनल कर दिया, IDBI को। मैंने IDBI का एग्जाम्पल लेते हुए, IDBI के मैंने आपको हर बार बता रखा है, उसका मैटर अलग है। सर बिड आ गई हैं, अब बिड बोली लगाई जाएंगी। यार अभी फाइनल तो नहीं हुआ ना। आप मुझे बताइए, क्या कोई चीज फाइनल हुई? BPCL फाइनल हुआ, एयर इंडिया फाइनल हुआ, कंटेनर कॉर्प फाइनल हुआ, शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया फाइनल हुआ। प्रक्रिया बहुत लंबी है और इन प्रक्रियाओं के दौर में आप इनके जो शेयर्स हैं और जो इनकी मार्केट कैप है उन पे अच्छा खासा मेरे ख्याल से जंप देखोगे, इनकी बढ़त देखोगे। पैसा आ रहा है, पब्लिक माल खरीद रही है, खरीदेगी, जब तक न्यूज आती रहेंगी खरीदेगी। और मर्जर की इतनी जल्दी आप ये सोचिए कि मर्जर, सर अभी पार्लियामेंट के पास ये सिर्फ विचार विमर्श के लिए गया है, अभी तो न्यूज चलती रहेंगी। इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक भी सुधर जाएगा इन्हीं न्यूज में। तो फिर सोचिए, क्या इनका प्राइवेटाइजेशन हो सकता है? 27 से 12 किए हैं बैंक, और 12 से 6 करेगी सरकार, ये मेरा है विश्वास। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज का वीडियो होता है यहीं समाप्त। कीजिए फिर किसी वीडियो का, किसी नए टॉपिक का, उस जिसमें आपके साथ होगी मुलाकात। तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली आपसे नमस्कार।